हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं गौरव मिश्रा आज आप सभी लोगों के साथ अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आपके सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। और बच्चों आज के सेशन में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेकर आया हूं। उसका पार्ट 1 लेकर आया हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 में जिन जिन बच्चों ने, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो जिनके पास ह्यूमैनिटी है, या फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो जिनके पास इकोनॉमिक्स है, उन सभी बच्चों के लिए जो है आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। यानी आज मैं आप सभी लोगों के लिए नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स वाला जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और आपको बताते हैं कि इस सेशन में, इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आप उसको कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक डेफिनेशन लिखी है नेशनल इनकम की। और वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम refers to the monetary value of all final goods and services which are produced by the normal residents of a nation during a period of 1 year। यानी नेशनल इनकम की जब भी हम लोग बात करेंगे तो नेशनल इनकम क्या होती है बेटा, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो एक साल के ड्यूरेशन में नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू क्या किए जा रहे होते हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, उन सभी की क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू का सम होती है, यानी उनका एडिशन होती है। तो नेशनल इनकम की जब भी बात आएगी तो याद रखना है बच्चों, नेशनल इनकम जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम जो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या किया जा रहा होता है, मीजर किया जा रहा होता है। तो जब भी कभी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो याद रखिएगा नेशनल इनकम जो है वो क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाने वाला एक वैल्यू है। तो इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखिए बच्चों, आप सभी लोग साथ ही साथ में मैंने डोमेस्टिक इनकम के बारे में भी आप लोगों को लिखकर बताया है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम की देखिए हमने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि डोमेस्टिक इनकम refers to the monetary value of all final goods and services which are produced by within the domestic territory of a nation during a period of 1 year। यानी अगर हम आपसे कहें कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो डोमेस्टिक इनकम जितने भी बेटा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन सभी की क्या होती है, जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका सम होती है, जो कि एक साल के ड्यूरेशन में क्या किए जा रहे होते हैं, बनाए जा रहे होते हैं, जोड़े जा रहे होते हैं। एक साल की ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, पूरे एक साल की ड्यूरेशन में। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस सेशन में। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, यहाँ पर नितिश भी जुड़ चुके, नितिश बेटा राधे राधे। और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आप सभी लोग जो है इससे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। बच्चों आज हम लोग नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही साथ में डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, हर एक आपका जो बोर्ड होता है उसमें ये सिलेबस का पार्ट रहता ही रहता है। तो एक बार फिर से जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या होता है तो आप क्या बताइएगा कि नेशनल इनकम किसी भी देश के जो सामान्य निवासी होते हैं यानी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा यानी उनके थ्रू एक साल में प्रोड्यूस होने वाले यानी उत्पादित होने वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, यानी जितनी भी वस्तु एवं सेवाएं होती हैं उन सभी का मॉनेटरी वैल्यू का एडिशन होता है, यानी उनके मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो ये आपको याद रखना है।
अगर कोई पूछे कि नेशनल इनकम जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, तो बेटा याद रखिएगा नेशनल इनकम जो होता है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी नेशनल इनकम एक प्रवाह चर होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम को हम प्रवाह चर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम जो है उसे हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद देखिए मैंने डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम की जब भी बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू दैट monetary value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a nation during a period of 1 year, यानी एक साल के दौरान किसी भी देश की जो घरेलू सीमा होती है उस घरेलू सीमा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी जितनी भी वस्तु एवं सेवाएं, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं। जितने का मतलब उसमें आपके कुछ कच्चे माल भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे फाइनल गुड्स के बारे में, यानी जितनी भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो होती हैं वो बनाई जा रही होती हैं, प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, अगर उन सभी को के मूल्य को अगर हम आपस में जोड़ ले, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को आपस में जोड़ दे, तो हमें क्या मिल जाता है, डोमेस्टिक इनकम मिल जाता है। अब अगर कोई पूछे कि डोमेस्टिक इनकम कैसा कॉन्सेप्ट होता है, तो बच्चों याद रखिएगा डोमेस्टिक इनकम जो है वो भी एक क्या है, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी वो एक चर मान होता है, चर मान होता है, या फिर चर मान का मतलब हो गया कि वो एक प्रवाह मान होता है, ठीक है। प्रवाह हिंदी मीडियम वाले बच्चों याद रखिएगा प्रवाह होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि नेशनल इनकम जो है उसको हम लोग किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा याद रखिएगा नेशनल इनकम जो होता है उसे हम लोग एनएनपीएफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपीएफसी जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम को। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेस्टिक इनकम को यानी घरेलू आय को हम लोग किस एग्रीगेट से या किस घटक से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग एनडीएफसी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर इनकम क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए फैक्टर इनकम क्या होता है, यानी कारक आय क्या होती है। कारक आय के बारे में अगर कोई पूछे कि क्या होती है, तब आप क्या बताओगे, तो बेटा फैक्टर इनकम जो होती है उसे हम लोग प्राइमरी इनकम भी बोलते हैं, यानी प्राथमिक आय के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में बच्चों याद रखिएगा इसे हम लोग अर्नड इनकम के नाम से भी जानते हैं, यानी कमाई जाने वाली जो आय होती है, कमाने वाली आय जो होती है उसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। फैक्टर इनकम जो है वो क्या होता है, एक फ्लो होता है। किस चीज का फ्लो होता है, उन सारी इनकम्स का, उन सारी आयों का जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करते हैं, फर्म से यानी व्यवसाय क्षेत्रों से। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर इनकम क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है, वो कारक आय होती है जो उत्पादन के साधनों द्वारा यानी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, कमाई जाती है। किस रूप में कमाई जाती है, रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, यानी किराए के रूप में जो है कमाई जाती है। साथ ही साथ में जो है मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में कमाई जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताइए फैक्टर इनकम जो होती है वो आपका यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है या बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या बताइएगा कि फैक्टर इनकम जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वो बाइलेटरल कॉन्सेप्ट होता है, यानी द्विपक्षीय होता है, द्विमार्गीय होता है। कैसे, देखिए अगर आप जो है
किसी के यहां पर जाकर नौकरी करते हो, और जब नौकरी करते हो तो नौकरी के बदले में आपको क्या करता है, वो आपको सैलरी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने उसके यहां पर जाकर अपनी सर्विसेज दी, अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके बदले उसने आपको जो है क्या दिया है, सैलरी दी है। तो इसका मतलब ये द्विपक्षीय होता है, बाइलेटरल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बाइलेटरल कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर इनकम, ये याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है कि फैक्टर इनकम यानी जो आपकी कारक आय होती है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं बच्चों कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो ट्रांसफर इनकम को आपको समझना है बच्चों, ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कमाई जाती है बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किए हुए, यानी एक ऐसी इनकम, एक ऐसी आय जो किसी भी तरीके की उत्पादन की क्रिया में शामिल हुए बिना हमको मिल रही होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण आय। अंग्रेजी में उसे ट्रांसफर इनकम और हिंदी में उसे हम लोग हस्तांतरण आय के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। ट्रांसफर इनकम को मैंने यहां पर डिफाइन भी किया है कि ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और प्रोवाइडिंग एनी गुड्स or services in return. This type of income typically includes welfare payments, social security benefits and other government subsidies. बच्चों याद रखना है कि जो आपका ट्रांसफर इनकम होता है, हस्तांतरण आय जो होती है, वो बिना किसी जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए बिना हमको मिल रही होती है, या उसके बदले हम ना तो किसी को कोई सर्विस देते हैं, ना ही कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं। बिना गुड्स और बिना सर्विसेज दिए हुए भी हमको वो प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, स्कॉलरशिप देती है, जो छात्रवृत्ति देती है, साथ ही साथ में जो विधवा पेंशन हो गई यानी विडो पेंशन हो गई, साथ ही साथ में ओल्ड एज पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं ये हम लोगों को बिना किसी गुड्स के बदले और बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यानी उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिए बिना मिल जा रही होती है। यानी हमको कोई काम नहीं करना पड़ता है इसके बदले, बल्कि हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारा कल्याण यानी वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ये हमें प्रोवाइड की जा रही होती है। तो इसे हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। बच्चों ट्रांसफर इनकम जो होती है वो अनअर्न्ड इनकम होती है, यानी ये बिना किसी काम के बदले हमको मिल रही होती है, यानी हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई गुड्स बेच रहे हैं, ना ही हम सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिना सर्विस प्रोवाइड किए और बिना गुड्स प्रोवाइड किए ये हमको मिल जा रही होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में बच्चों याद रखना है, अगर इसका एग्जाम्पल बात करें तो पेंशन में भी कौन सी पेंशन, जो आपकी ओल्ड एज पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन, ठीक है। जो सर्विस पेंशन होती है उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा, किसमें, ट्रांसफर इनकम में यानी हस्तांतरण आय में। ट्रांसफर इनकम जो होती है उसमें हम सर्विस पेंशन को नहीं इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस पेंशन हमें तो तब मिलती है बच्चों जब हम किसी के लिए अपनी नौकरी करके उसके लिए अपनी सर्विसेज दे चुके होते हैं और हम रिटायर होते हैं, तो उसके बदले हमको वो क्या करते हैं, हमको पैसा पेंशन देते हैं। तो जो सर्विस पेंशन होती है यानी 60 साल के बाद हम कहीं नौकरी कर रहे थे उसके बदले हमको पेंशन दी जा रही, तो वो पेंशन नहीं, बल्कि जो आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड एज पेंशन हो गई यानी वृद्धा पेंशन हो गई, साथ ही साथ में बच्चों जो आपकी विडो पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, साथ ही साथ में स्कॉलरशिप्स हो गई यानी जो वजीफा और छात्रवृत्ति आपको दी जाती है, साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो गवर्नमेंट उनको भत्ता देती है, बेरोजगारी भत्ता, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बोलते हैं। इसी तरीके से डोनेशन हो जाता है यानी दान होता है, दान वगैरह जो होता है वो सब कुछ किसमें आता है, चैरिटी हो गया,
ठीक है, डोनेशन हो गया, तो ये दान वगैरह जो होता है ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, ट्रांसफर इनकम का। और ट्रांसफर इनकम जो है वो यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट होती है, यानी ये एक पक्षीय होती है, ये एक मार्गीय होती है। इसमें बिना किसी को कोई सर्विस दिए हुए, बिना कोई गुड्स दिए हुए ये हमको अर्न हो रही होती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग यूनिलेटरल जो है कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आज मुझे जो आपको बताना है वो बताना है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्या होता है, यानी नेशनल इनकम जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अब नेशनल इनकम को निकालने से पहले दो तीन चीजें आपको यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से आपको समझना है। और वो क्या समझना है कि भाई क्या अंतर होता है ग्रॉस वैल्यू में और क्या अंतर होता है नेट वैल्यू में, ये आपको याद रखना है बच्चों। यहां पर मैं आपके लिए क्या लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। यानी एक हो गया आपका सकल मूल्य, हिंदी में इसे को हम लोग सकल मूल्य बोलते हैं, और हिंदी में नेट वैल्यू जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध मूल्य बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को कि अगर आपको क्वेश्चन लगाते टाइम ग्रॉस वैल्यू दी हुई है और ग्रॉस वैल्यू से आपको नेट वैल्यू बनानी है, ग्रॉस वैल्यू से आपको क्या बनाना है, नेट वैल्यू बनानी है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग जो है बेटा माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं, ठीक है, माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये अगर आज आप याद रखेंगे तो जब मैं कल क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। तो आज जो भी बता रहा हूं उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहें। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बच्चों हमको नेट वैल्यू दी है और नेट से हमको क्या बनाना है, नेट से हमको बनाना है ग्रॉस वैल्यू, यानी शुद्ध मूल्य दिया है और शुद्ध मूल्य से हमको सकल मूल्य बनाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग करते हैं प्लस डेप्रीशिएशन, प्लस डेप्रीशिएशन। ओके बच्चों, अब आप लोगों को यह भी समझना है कि हिंदी में डेप्रीशिएशन को क्या बोलते हैं। तो डेप्रीशिएशन जो होता है बच्चों उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल्य ह्रास या फिर बोलते हैं घिसावट। इसको हम लोग मूल्य ह्रास या फिर घिसावट के नाम से जानते हैं, घिसावट। मूल्य ह्रास या फिर हम इसे घिसावट के नाम से जानते हैं बच्चों। तो याद रखना अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी है और ग्रॉस से नेट बनाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन होगा, और अगर आपको क्या करना है, नेट वैल्यू दी है और नेट से आपको ग्रॉस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रीशिएशन करना होगा, यानी उसमें मूल्य ह्रास जोड़ देना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक इसी तरीके से बच्चों ये पहली चीज तो आपने याद कर ली होगी, ये तैयार हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए आपको सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, अगर मान लीजिए बच्चों आपको दिया हुआ है नेशनल वैल्यू, यानी नेशनल इनकम या कुछ इस तरीके की नेशनल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, नेशनल वैल्यू दी हुई है और नेशनल से आपको डोमेस्टिक वैल्यू बनानी है। नेशनल से क्या बनाना है, डोमेस्टिक, यानी आपको क्या दिया हुआ, राष्ट्रीय मूल्य दिया हुआ है, उससे घरेलू मूल्य बनाना है। राष्ट्रीय मूल्य दिया हुआ है और उससे आपको क्या करना है, घरेलू मूल्य बनाना है, घरेलू मूल्य बनाना है, ठीक है। नेशनल वैल्यू दी है और उससे आपको क्या करना है, उससे आपको डोमेस्टिक वैल्यू बनानी है। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि डोमेस्टिक वैल्यू और नेशनल वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वो होता है NFIA का,
जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं NFIA। NFIA ठीक इसी तरीके से बच्चों अगर हमको क्या करना है, डोमेस्टिक वैल्यू दी हुई है और उससे हमको नेशनल वैल्यू बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं। ठीक है, प्लस NFIA करते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से अगर हमको नेशनल इनकम बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस NFIA जो होगा वो जोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये NFIA क्या होता है, तो बच्चों NFIA का मतलब होता है, NFIA का मतलब होता है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से भी बच्चों जानते हैं। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब क्या है बच्चों, अब NFIA का भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा ना, कि अगर आपसे कोई कह दे NFIA का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो NFIA का फॉर्मूला होता है बच्चों, NFIA इज इक्वल टू होता है फीफा माइनस फीटा। ठीक है, ये याद कर लेना है। यहां पर बच्चों NFIA का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बराबर शुद्ध कारक आय बराबर आपका हो जाता है विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस हो जाता है बच्चों, माइनस होता है विदेशों को भुगतान की गई कारक आय, विदेशों को भुगतान की गई कारक आय, भुगतान की गई कारक आय। ओके स्टूडेंट, अब देखिए NFIA का मतलब आप लोगों को समझना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो फीफा माइनस फीटा होता है उसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और दूसरा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसको समझिएगा क्या है बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे देश से दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं या दूसरे देशों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे देश में भी विदेशी लोग आकर काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे देश ने विदेशियों को कितना कारक आय दिया हुआ है, यानी पेमेंट किया हुआ है, और दूसरे देशों द्वारा हमारे देश को कारक आय कितनी मिली हुई है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीफा माइनस फीटा बोलते हैं। तो बेटा याद रखना है कि नेशनल वैल्यू और डोमेस्टिक वैल्यू के बीच का डिफरेंस NFIA होता है, और NFIA को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फीफा माइनस फीटा के नाम से जानते हैं, फीफा माइनस फीटा के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, जो लोग भी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किए हुए, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताते चलिए, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट है, आपका जो सपोर्ट है, वो बहुत जरूरी होता है।
एक टीचर के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उनके स्टूडेंट उनके साथ में कंटिन्यूसली इंटरेक्टिव रहे, उनके साथ जुड़े रहें, तो एक वो एक संबल देता है टीचर को। तो बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताते भी रहिएगा। यहाँ पर देखिए हरिमोहन भी कनेक्ट हो चुका है। हरिमोहन बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आप लोगों को समझना है बच्चों कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी है और ग्रॉस से अगर नेट बनाना है तो उसके लिए आप माइनस डेप्रिसिएशन कीजिएगा, और अगर आपको बच्चों क्या दिया हुआ नेट वैल्यू दी है और उससे ग्रॉस वैल्यू बनाना है तो आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना होता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको क्या दिया हुआ है बेटा, अगर आपको नेशनल वैल्यू दी है और उससे डोमेस्टिक वैल्यू बनानी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, माइनस NFIA करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको डोमेस्टिक वैल्यू दी है और उससे क्या करना है, आपको नेशनल वैल्यू बनानी है तो आप प्लस NFIA करते हो। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और अब आपको डिफरेंस समझाने जा रहे हैं कि बच्चों अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझना है कि अगर आपको स्टूडेंट्स दिया हो यहां पे फैक्टर इनकम का मतलब फैक्टर कॉस्ट दिया हो, और इधर दिया हो बच्चों आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा मार्केट प्राइस और इधर लिखूंगा फैक्टर इनकम, ताकि आप लोगों के लिए एक ही सीक्वेंस में चीजें रहें। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ बेटा मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, और एक साइड में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक साइड में आपको दिया हुआ है एक साइड में आपको दिया है फैक्टर कॉस्ट। बच्चों फैक्टर कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मार्केट प्राइस जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बाजार मूल्य बोलते हैं, हिंदी में बाजार मूल्य। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसे हम लोग कारक लागत के नाम से जानते हैं या कारक मूल्य के नाम से जानते हैं। कारक मूल्य भी बोल सकते हैं और कारक लागत भी बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों आप लोगों को कि अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मार्केट प्राइस से आपको क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी अगर आपको मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो उसके लिए आप करते हो बेटा माइनस NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो उसके लिए आप करते हो प्लस NIT। क्या करते हो, प्लस NIT। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो आप क्या करते हो, माइनस NIT करते हो। ठीक इसी तरीके से अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको क्या करना है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस बनाना है तो उसके लिए प्लस NIT करते हो। अब ये NIT क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बच्चों NIT जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NIT इज इक्वल टू होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है आपका, माइनस होता है सब्सिडी। यानी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी अगर आपको NIT निकालना है तो NIT निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी जो होगी उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा पूछे कि सर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो NIT को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस
हो जाता है आपका अनुदान। अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या होता है, अनुदान। सब्सिडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा दिया जाता है यानी अनुदान को घटा दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो निकल जाता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप हमेशा कभी भी कोई एग्जाम में कोई भी चीज आ जाए, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से भाई आप सभी लोग कमेंट भी करते रहे और कमेंट करके बताएं क्या मैं ऑडिबल हूं, मैं विजिबल हूं, सारी विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइएगा बच्चों। अब यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भाई किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल हमको दिया हुआ है, एग्जांपल हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NNP FC from given information। हमसे कह रहा है बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि NNP FC जो है उसकी वैल्यू निकालिए दिए गए एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उससे जो है इसको जो है निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, हमको क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया हुआ है बच्चों कि सबसे पहले दिया हुआ है GDP-MP हमको दिया हुआ है, मान लीजिए बच्चों रुपए 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़। साथ ही साथ में बेटा हमको क्या दिया हुआ है, दूसरी जो चीज दी हुई है वो हमें दी हुई है NFIA हमको दिया हुआ है ₹50 करोड़। साथ ही साथ में बच्चों हम लोगों को दिया हुआ थर्ड पॉइंट जो दिया है वो दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट जो है वो दिया हुआ है NIT हमको दिया हुआ है ₹50 करोड़। अब हमसे कह रहा है कि NNP FC निकालो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वो आपको देखना है बच्चों। तो हम सबसे पहले हमको जो चीज निकालनी होती है हम इधर लिखेंगे, NNP FC लिख लेंगे, और उसके बाद जो चीज हमें क्वेश्चन में दी होती है जो बड़ी वैल्यू वो लिख लेंगे, GDP-MP हम लोग इधर लिख लेंगे। अब देखिएगा कि ये जो है जी का मतलब, यहां पर सारे जितने भी मैंने यहां पर टर्म्स यूज किए उसको समझिएगा। एन का मतलब होता है नेट, या दूसरे वाले एन का मतलब होता है आपका, देखो पहला वाला एन जो होता है उसका मतलब नेट होता है, दूसरे वाले का भी मतलब क्या होता है, नेशनल होता है, तीसरे का मतलब होता है प्रोडक्ट, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। GDP-MP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना है, आपको दिया ग्रॉस वैल्यू है और ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट बनाना है। तो आप देखिए कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू दी होती थी और हमें नेट बनाना होता था तो हम क्या करते थे, माइनस डेप्रीशिएशन करते थे। क्या करते थे, माइनस डेप्रीशिएशन। तो चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो हम कहां पे, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन। तो चलिए इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस डेप्रीशिएशन। और मान लेते हैं यहां पर एक और वैल्यू दी है, चौथी वैल्यू है वो डेप्रीशिएशन की है। डेप्रीशिएशन जो है वो हमको दिया है ₹500 करोड़। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों देखिए यहां पर क्या है, डोमेस्टिक डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक हमको दिया हुआ है, और एन का मतलब क्या होता है, नेशनल, यानी हमको दी है डोमेस्टिक वैल्यू और बनानी हमको क्या है, नेशनल वैल्यू। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग प्लस NFIA करते थे। क्या करते थे, प्लस NFIA जो है वो करते थे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहां पे प्लस NFIA। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस NFIA, प्लस NFIA।
IA। और साथ ही साथ में बच्चों यहां पर MP दिया हुआ है और बनाना हमें क्या है, FC। तो MP से FC बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, MP से FC बनाने के लिए हम लोग करते हैं माइनस NIT। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। GDP MP की वैल्यू देखिए हमें कितना दी थी, ₹2000 करोड़, तो हमने 2000 करोड़ लिख लिया। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कितनी दी है, 500 करोड़, तो -500 करोड़ हो गया। उसके बाद प्लस NFIA की वैल्यू हमको कितनी दी है, 50 करोड़, तो 50 करोड़ लिख लिया। और NIT की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, NIT की वैल्यू हमें 50 करोड़ दी हुई है, तो हमने 50 करोड़ लिख लिया। तो इस तरीके से हमने सारा फॉर्मूला बनाया और वैल्यू भी वहां पर पुट कर ली है स्टूडेंट्स। ओके बेटा, हरिमोहन आई एम ऑडिबल टू यू बेटा, कमेंट करते रहिए हरिमोहन और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, राघव, नितिन, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से भाई आप लोग बताते चलिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे अब सॉल्व करना हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर देखिए 2000 में से अगर 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 1500 करोड़। और उसके बाद ये प्लस का 50 है और ये माइनस का 50 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके, माइनस यानी 0। तो इसका मतलब बच्चों आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹1500 करोड़। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरीके से क्या करना होता है, सॉल्व कर लेना होता है। तो थोड़ा सा अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और आपसे बात करते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के कितने मेथड हैं। हाउ मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय जो है उसको निकालने के कितने बेटा मेथड्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो नेशनल इनकम को निकालने के बेटा जो है वो 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, यानी पहला होता है बेटा आपका उत्पादन विधि या जिसको मूल्य वर्धित विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड को बच्चों हम लोग जो है आय विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग व्यय विधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, कभी अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम निकालने के कितने मेथड होते हैं, तो आप बताइएगा नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं, तो उसको समझिएगा बेटा। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग करते क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में जो हमारे 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, उन सभी क्षेत्रकों में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे होते हैं, जितने भी आपके वस्तुएं और सेवाएं बनाई जा रही होती हैं, उन सभी की जो वैल्यू होती है, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू यानी रुपए में अगर उसको हम मापे तो वो जो वैल्यू होती है अगर हम उसको जोड़ दे तो उसको जोड़ने से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो क्या निकाल सकते हैं, हम लोग नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि जब भी कभी आप लोग यहां पर वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करेंगे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का चुनाव करेंगे, तो उनमें से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन्हीं की वैल्यू को आपको जोड़ना होता है, सबकी वैल्यू को नहीं, यानी सारी जो वस्तुएं हैं उनको नहीं जोड़ना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट्स, बेटा मैं ऑडिबल हूं कि नहीं हूं, प्लीज एक बार बताइएगा आप लोग, आई एम ऑडिबल टू ऑल और नॉट, एक बार जल्दी से मुझे आप लोग बताइएगा, कमेंट करते रहिए बेटा और बताते रहिए मुझे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को यहां पर क्या करना है, समझना है, और वो क्या चीज समझनी है, समझनी ये है कि अगर आप जो नेशनल इनकम निकाल रहे हो, और नेशनल इनकम किससे निकाल रहे हो, वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहे हो, यानी उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि से निकाल रहे हो, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं, उनके मूल्यों को, उनके वैल्यू को शामिल नहीं करना होता है।
बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कमेंट आ गया है मेरे पास हरिमोहन का, वेल डन बेटा, बहुत मेहनती बच्चा है हरिमोहन। हरिमोहन बहुत मेहनती बच्चा है, मैंने देखा है कि वो कंटिन्यूअसली बहुत मेहनत करता है। और आई विश यू वेरी बेस्ट हरिमोहन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन which will be held tomorrow. Okay, to all dear students, जितने भी बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनकी भी कल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैं, उन सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब अच्छे से आप पेपर कीजिएगा और बढ़िया मन लगाकर जो है स्टडीज करिए, लेबोरियस स्टूडेंट बन जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सारे प्यारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मेरा यही संदेश है। अच्छा, तो अब मैंने ये बात क्यों बोली कि हम लोग जो है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, किसमें, जब भी कभी हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं। तो उसके पीछे का कारण समझिएगा कि अगर हम क्या करेंगे, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जोड़ देंगे किसमें, फाइनल गुड्स के साथ में, यानी अंतिम वस्तुओं के साथ में, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है, वेलकम बेटा शिवम, इसलिए याद रखना है, हरिमोहन बेटा वेलकम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी आपसे कह दिया जाए कि भाई बताइए कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम की वैल्यू में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें शामिल कर लेंगे तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी डबल काउंटिंग जो है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो फाइनल गुड्स होती हैं, उनमें पहले से ही इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुओं की जो वैल्यू होती है वो जुड़ी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं कि बिस्किट हम सभी लोग खाते हैं, तो बिस्किट जो है वो क्या है, वो अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है। अब अगर बिस्किट के साथ ही साथ में हम उसमें जो मिलाई जाने वाली चीनी या मैदा जो है जिससे वो बिस्किट बना है, उसको भी उसका भी मूल्य जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, दोहरी गणना हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब बिस्कुट का मूल्य निर्धारित किया गया तो उसमें पहले से चीनी की कीमत और मैदे की कीमत को जोड़ा गया है, तब जाकर बिस्किट जो है उसका मूल्य या कीमत जो है वो डिसाइड की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से आपको समझना है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, या जिसको हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी मैंने लिखा आसानी के लिए, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी सबसे पहले स्टेप में हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, यानी उत्पाद जो होता है उसका मूल्य निकालते हैं, और उत्पाद के मूल्य को निकालने के लिए हम लोग बिक्री, साथ ही साथ में जो है जो हमारा स्टॉक चेंज हो रहा है, यानी स्टॉक में जो परिवर्तन आ रहा है उसको, और अपने उपयोग के लिए जो चीजें होती हैं उनकी वैल्यू को जोड़कर सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो होती है। फिर बच्चों क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग वैल्यू एडेड निकालते हैं, और वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है उसे घटा देते हैं, तो उससे हमारा वैल्यू एडेड निकल जाता है। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग तीनों सेक्टर के, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालते हैं, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है वो जीडीपी एमपी के बराबर होता है, यानी उससे जीडीपी एमपी निकल आता है, और जब जीडीपी एमपी निकल आता है तो उसकी मदद से हम लोग एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। एनएनपीएफसी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जो नेशनल इनकम होती है उसको निकाल लेते हैं। बच्चों घबराना नहीं है,
सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको तीनों मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन कल के सेशन में करा दूंगा, ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना, क्योंकि शायद अभी आपको जो फॉर्मूले हैं उनसे थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रोसेस में उसको करते हो तो आसान हो जाता है। तो आज आप प्रोसेस समझिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर दूसरा होता है इनकम मेथड। बच्चों इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इनकम मेथड में जो बेटा नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के, उनकी जो फैक्टर इनकम होती है, जो फैक्टर इनकम होती है, अगर उसको आपस में हम जोड़ दें तो उससे क्या मिल जाता है, तो उससे हमें जो है नेशनल इनकम मिल जाता है। यानी अगर हम लोग रेंट जोड़ दें, सैलरी जोड़ दें, वेजेस जोड़ दें, प्रॉफिट जोड़ दें, साथ ही साथ में जो रॉयल्टी है उन सभी को आपस में जोड़ दें और जोड़कर हम लोग नेशनल इनकम निकालें, तब भी नेशनल इनकम निकल आएगी। तो क्या तरीका है भाई, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, इसमें हम लोग एनडीपीएफसी निकालते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसको निकालने का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीओई लिखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी सीओई का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो कर्मचारी होते हैं उनका जो वेतन होता है, जो सैलरी वगैरह जो होती है, उसको इसमें हम लोग शामिल करते हैं। दूसरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेटा हम लोग रेंट यानी किराया, रॉयल्टी, साथ ही साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज, और प्रॉफिट यानी जो लाभ होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं, और उसी में हम लोग मिक्स्ड इनकम को जोड़ते हैं। मिक्स्ड इनकम को हम लोग ऑनर ऑक्यूपाइड इनकम भी बोलते हैं, या इसे हम लोग जो है स्वयं के स्रोतों द्वारा यानी खुद के स्रोतों द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है उसके नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कल जब क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो शायद आपको ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मिक्स्ड इनकम को, कि बच्चों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा खुद का घर है, और हमारा खुद का घर है, उस घर में हमने क्या किया है, उसी घर में हमने ऑफिस बनाकर रखा है। अब अगर हमने उस घर में ऑफिस बनाकर रखा हुआ है और मैं उसके लिए अपने आप को खुद को किराया नहीं दे रहा हूं, ठीक है, साथ ही साथ में अगर हमने क्या किया होता, इसको किसी दूसरे पर्सन को क्या किया होता, किराए पर दिया होता, तो हमें किराया मिल रहा होता। लेकिन अगर हमने खुद के लिए इस ऑफिस को यूज किया अपने घर को, तो मैं खुद को तो किराया दे नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या होगा, ये भी हमारी नेशनल इनकम में, प्रोडक्शन में जो इनकम होगी उसमें क्या किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसे हम लोग मिक्स्ड इनकम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर बेटा सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एनएनपीएफसी निकालते हैं। एनएनपीएफसी राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होता है। कभी भी पूछा जाए कि नेशनल इनकम को हम लोग किस एग्रीगेट से शो करते हैं, तो आप बताइएगा नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी से क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई एनडीपीएफसी क्या होता है, तो आप बताइएगा डोमेस्टिक इनकम जो होती है, घरेलू आय जो होती है, उसे हम लोग एनडीपीएफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घरेलू आय में यानी एनडीपीएफसी में अगर हम लोग एनएफआईए जोड़ दें यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दे, तो उससे क्या मिल जाता है, उससे बच्चों हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट जो हमारा मेथड होता है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि बोलते हैं। अब आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं अपने चारों सेक्टर्स के बारे में, चाहे वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो, फर्म सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर हो, सब सारे सेक्टर्स की बात करें तो उन सेक्टर्स के थ्रू जो भी फाइनल कंजम्पशन किया जा रहा है, यानी उनके थ्रू जो अंतिम खर्चे किए जा रहे हैं, फाइनल जो एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं, अगर हम उन सबको आपस में जोड़ दें, यानी जो उनके थ्रू फाइनली जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, फाइनल चीजों के ऊपर यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, अगर हम उसे जोड़ देते हैं बच्चों, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग जो है नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड क्या हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग जीडीपीएमपी निकालते हैं, और जीडीपीएमपी निकालने के लिए जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर यानी अंतिम जो खर्चे होते हैं उन सभी को जोड़ लेते हैं। अब एक दूसरा और फॉर्मूला मैंने इसके लिए लिखा है कि अंतिम खर्चे आप निकालोगे कैसे,
तो इसके लिए आप क्या करते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है उसको लिखते हो, यानी हाउस होल्ड के थ्रू हम सभी लोगों के द्वारा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए जा रहे होते हैं, यानी अंतिम जो खर्चे किए जा रहे होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के द्वारा जो अंतिम रूप से खर्चे किए जा रहे होते हैं उनको लिखते हैं। साथ ही साथ में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो फर्म क्षेत्रक होता है, यानी जो आपका व्यवसाय क्षेत्र जिसको फर्म सेक्टर बोलते हैं, उसके थ्रू जो खर्चा किया जा रहा होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनल एक्सपेंसेस, उसको लिखते हैं। और साथ ही साथ में नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको निर्यात माइनस आयात यानी शुद्ध निर्यात बोलते हैं, उसको लिखकर आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से जीडीपी एमपी निकल आता है, और जब जीडीपी एमपी आ जाता है तो नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपीएमपी जो यहां पर निकाल चुके होते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास और घिसावट को घटा देते हैं। साथ ही साथ उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एनआईटी को घटा देते हैं। साथ ही साथ उसमें प्लस एनएफआईए कर देते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम जो है वो निकाल लिया जाता है। तो आज जो ये पार्ट फर्स्ट जो था, इस पार्ट फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए बेसिकली यही लेकर आया था कि भाई नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कल के सेशन में इन पे बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आप लोग आसानी से उस प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब जल्दी से भाई यहां पर एक दो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनकी इनकम्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं। हाउस वाइफ जो होती हैं उनकी जो इनकम होती है, हाउस वाइफ की सर्विसेज, मैंने इनकम बोल दिया सॉरी, हाउस वाइफ की जो सर्विसेज होती हैं उनको हम लोग जो है जो घर में काम करने वाली जो हमारी माताएं बहनें और गृहिणियां होती हैं उनकी सेवाओं को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं शामिल करते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि उनका बाजार मूल्य तय नहीं किया जा सकता है, उनका मार्केट वैल्यू नहीं फिक्स है। लेकिन अगर हमारे घर में मेड काम कर रही है, नौकरानी काम कर रही है और उसको हम लोग क्या देते हैं, हम उसको मेहनताना देते हैं, तो उसका बाजार मूल्य है, उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा कि मेड की सर्विसेज जो होंगी, नौकरानी जो होगी, उसकी सर्विसेज को नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, लेकिन हाउस वाइफ की सर्विसेज को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे पास एक गार्डन है, मेरे पास एक बागीचा है और उस बागीचे में मैं खुद काम कर रहा हूं, तो मैं खुद के लिए जो सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज को शामिल नहीं करूंगा नेशनल इनकम में। लेकिन बच्चों अगर बात की जाती है कि अगर मैंने माली रखा हुआ, गार्डनर रखा हुआ है और उसको मैं काम पर लगाता हूं और उसके बदले उसको सैलरी देता हूं, तो उसे हम लोग शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो शेयर्स होते हैं उनकी खरीद और बिक्री को, यानी जो आपके अंश होते हैं, शेयर्स जिनको बोला जाता है, उनकी सेल एंड परचेज को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, तो आप बोल दीजिएगा नहीं। शेयर्स जो होते हैं उनके खरीद और बिक्री यानी सेल एंड परचेज को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्ट पेपर क्लेम होते हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर होती है, किसमें? सेम ईयर में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हम लोगों ने शामिल नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। तो बच्चों इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारी चीजों को मैं बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने भी या जिन व्यूअर्स ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें अपने वैल्यूएबल सजेशन दीजिए ताकि हम सभी लोग आपकी सेवा में इसी तरीके से उपस्थित होते रहें। आप सभी को बता देना चाहते हैं बच्चों कि अभी तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास ही चल रही है, बट
15 तारीख के बाद से इस चैनल पे आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे उनकी पढ़ाई आपको मिलने लगेगी, उनसे संबंधित सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज एंड प्लीज आप सभी प्यारे बच्चों को से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने जानने वाले पहचानने वाले जितने लोग हैं उनको प्लीज इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो आप सभी प्यारे बच्चों को आज के सेशन में मेरा बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब अच्छे से आप लोग पढ़ाई पे जुट जाइए और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा और हमेशा जो है खड़ा रहूंगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।